हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। पिछले लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देख चुके थे। आज हम मनीष दुबे सर के फिफ्थ नोट्स को फाड़ फाड़ के उसका आइडियो बनाने वाले हैं सिंपल फॉर्म में। आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या सिग्मॉइड कर्व या बोहर इफेक्ट। देख लेते हैं बोहर साहब क्या करके चले गए, उन्होंने कौन सा इफेक्ट दिया। तो इसमें हम बात करेंगे कर्व की, जो कि एनसीईआरटी में आपका एक कर्व बना हुआ है, एक ग्राफ बना हुआ है, जिसमें एक तरफ परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन से कितना हीमोग्लोबिन जुड़ रहा है उसका परसेंटेज दिया हुआ है, और नीचे की तरफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया है mmHg में। तो अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन की, तो नॉर्मल कंडीशन पे जैसे जैसे हम उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाते हैं ऑक्सीजन का, वैसे से उसका ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ सेचुरेशन बढ़ता जाता है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता चला जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे सेचुरेशन 100% पहुँच जाता है। उसके बाद हम कितना हो पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाएँ, बट सेचुरेशन बिल्कुल सामान्य रहेगा, वो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसमें सबसे मेन बात हम करेंगे जो अनफेवरेबल कंडीशन है या फिर राइट और लेफ्ट शिफ्टिंग की। होता क्या है कि ये जो नॉर्मल कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है, और यह जो शिफ्ट होता है अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, और यह अनफेवरेबल कंडीशन के कारण जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसका डिसोसिएशन शुरू हो जाता है, और इसी डिसोसिएशन को बोहर्स इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसको बोहर साहब ने दिया था। अब बात करते हैं कि यह जो डिसोसिएशन है या फिर यह जो बोहर्स इफेक्ट है, यह होता क्यों है। आखिर कौन से ऐसे कंडीशन बन जाते हैं जिसके कारण कर्व को राइट में शिफ्ट होना पड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाता है। इसमें सबसे पहला कंडीशन है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर बहुत ही कम हो जाए, या कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर बहुत ही बढ़ जाए, या फिर तीसरा हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाए, जिसके कारण पीएच घट जाएगा। चौथा टेम्परेचर बढ़ जाए, जिसके कारण रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगा। और पाँचवा जो P50 वैल्यू बढ़ जाए। P50 वैल्यू क्या होता है, जो कर्व राइट साइड में शिफ्ट हुआ है उसको जो उसका सेचुरेशन परसेंटेज है वो 50% पे आने पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20 to 25 होता है। तो अगर यह बढ़ जाए, यानी कि 20 to 25 से और भी ज़्यादा हो जाए वैल्यू, तब भी राइट साइड में शिफ्ट होगा। छठवां, एयर नियर टिश्यू होता है, यानी कि टिश्यू के पास होता है, और आपको पता है टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम होती है। सातवां चीज़ और देख लेते हैं इसमें कि 2-3 BPG या फिर DPG या BPG और DPG क्या होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय हमारे मसल्स में इस BPG और DPG का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग स्टार्च, जब टूटता है स्टार्च डिसोसिएशन के दौरान। और यह BPG या DPG करते क्या हैं, जो हमारा हीमोग्लोबिन है, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चैन होता है, 2 बीटा चैन होता है, तो बीटा चैन से जाके बाइंड कर लेते हैं। मतलब हमारा 50% जो काम करने की क्षमता है हीमोग्लोबिन की वो तो कम हो गई, 50% पे आके BPG और DPG बैठ गए, बाकी जो 50% है उसी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। अब इसमें एक चीज़ और देखना है कि ये तो हो गया है राइट शिफ्ट में। अब अगर यही कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाए तो, और ये जो लेफ्ट साइड शिफ्टिंग का जो फिनोमिना है यह हेल्डन साहब दिए थे, इसलिए इसको हेल्डन इफेक्ट भी कहते हैं। अब ये लेफ्ट साइड में क्यों शिफ्ट होगा भाई, इसको भी ज़रा देख लें। तो अ- और इसमें जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है तो एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। मतलब जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, दोनों का मिलने का जो साउंड का समय होता है, दोनों मिलने लगेंगे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन। और जब राइट साइड शिफ्ट होगा तो दोनों में ब्रेकअप चालू हो जाएगा। तो बात करते हैं कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट कब होता है, आखिर कौन कौन सा मौसम है जब यह लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो पहला कंडीशन कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ जाए, और यही प्राइमरीली है, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ना ही चाहिए, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाए। और दूसरा कंडीशन कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर घट जाए। तीसरा कंडीशन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन घट जाए, जिससे कि पीएच बढ़ जाएगा। चौथा कंडीशन है कि टेम्परेचर घट जाए। पांचवा कंडीशन है कि P50 जो है कि घट जाए। जो भी राइट शिफ्टिंग में था उसका जस्ट सब कुछ अपोजिट करते चले जाइए।
और एयर नियर लंग्स होगा। नियर लंग्स में या फिर एल्वुलाई में आपको पता है कि ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर बहुत ही कम होती है। एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि जो फीटल का हीमोग्लोबिन है, जो बच्चे होते हैं गर्भ में, उनका जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें बीटा चैन होता ही नहीं है, उनमें केवल अल्फ़ा होता है और गामा होता है। इसलिए उसमें ऑक्सीजन जो एसोसिएशन है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वो ज़्यादा होता है, क्योंकि फीटस खुद ऑक्सीजन तो ले नहीं सकते और मदर के ऑक्सीजन पर ही फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं। तो इसीलिए गॉड ने फीटस में बीटा चैन बनाया ही नहीं, और जब फीटस बाहर आते हैं लेबर के द्वारा तो उसमें फिर से बीटा चैन डेवलप हो जाता है। एक चीज़ और इसमें है कि मायोग्लोबिन, जो मायोग्लोबिन है वो जब बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन बढ़ेगा, क्योंकि मायोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को पकड़ के रखना और ऑक्सीजन को अपने पास रखना। तो यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। बस 3 कर्व को ध्यान में रखना है। पहला नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व में सब कुछ बिल्कुल सिंपल होगा, और अगर नॉर्मल कर्व से राइट साइड में शिफ्ट हो जाए मतलब बोहर इफेक्ट अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, और अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाए मतलब हेल्डन इफेक्ट और एसोसिएशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, मतलब सावन का मौसम आ गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की ट्रांसपोर्ट की। तो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है उसमें 23% ट्रांसपोर्ट कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन जो है RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बाकी रिमेनिंग जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में प्लाज्मा में होता है और प्लाज्मा के थ्रू ही उसका ट्रांसपोर्ट होता है, और बाकी जो बच गया 7% सीधा प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है और प्लाज्मा के थ्रू उसका ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब प्लाज्मा के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो टोटल 77% प्लाज्मा के थ्रू होता है और रिमेनिंग 23% RBC के थ्रू होता है। अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं लोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ पे बहुत ही मस्त कहानी है जो आप मनीष दुबे सर के द्वारा सुने हैं, तो उसी कहानी को मैं फिर से दोहराने वाला हूँ। तो लोडिंग ऑफ CO2 जो है नियर टिश्यू होता है, टिश्यू के पास होता है। इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे, और सबसे पहले एक महत्वपूर्ण चेतावनी कि इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है, यह केवल कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। एक टिश्यू है और एक RBC है, और ये दोनों प्लाज्मा में मतलब घुले हुए हैं, दोनों प्लाज्मा के अंदर हैं। RBC जो है प्लाज्मा के अंदर है। तो अब यहाँ पे बात कुछ ऐसे आगे बढ़ती है कि जो टिश्यू है उसको ऑक्सीजन से प्यार है, लेकिन ऑक्सीजन को किसी और से प्यार है। ऑक्सीजन पहले से हीमोग्लोबिन के साथ प्यार कर चुका है और उसके साथ चिपका हुआ है। फिर टिश्यू बेचारा मजबूर, वो अपने पास से कार्बन डाइऑक्साइड को भेजता है कि जाओ किसी न किसी तरह से ऑक्सीजन को मेरे पास भेजो। तो जो 23% कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पहले भेजता है कि चलो सबसे पहले 23% कार्बन डाइऑक्साइड तुम जाओ। 23% कार्बन डाइऑक्साइड जाता है RBC में। RBC में ऑक्सी हीमोग्लोबिन चुपचाप बैठे होते हैं, उनमें जो है ढेर सारी बातें करके, ढेर सारी अफवाहें बता के ब्रेकअप करा देता है। ब्रेकअप के बाद वह जो है हीमोग्लोबिन के साथ खुद जुड़ जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खुद हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, कहता है कि ऑक्सीजन बेकार हो गया, इसको छोड़ो और मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, ऑक्सीजन को छोड़ दो। और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। फिर इससे भी अभी जो टिश्यू है उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। फिर कहता है कि नहीं इतने से काम नहीं चलेगा, हमको अभी और चाहिए। तो फिर 70% कार्बन डाइऑक्साइड को भेजता है कि अब तुम जाओ RBC में। अब 70% कार्बन डाइऑक्साइड और चला, क्योंकि ये ज़्यादा है, इसके पास फौज ज़्यादा है, तो यह सीधा जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन को कुछ नहीं करता है। ये कहता है कि हम ऐसे नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा अलग चाल चलेंगे। तो जाता है और सबसे पहले हाइड्रोजन से मिलता है, H2O से मिलता है, वाटर से। कहता है कि भाई ऐसी बात है और हमें ये काम करना है। तो वाटर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो है एक एंजाइम की मदद लेते हैं। उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक हाइड्रेज कहता है चलो भाई हम ही मदद कर देते हैं तुम लोगों का थोड़ा सा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से
H2CO3 बनाते हैं। अब H2CO3 फिर उसी कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से H आयन प्लस HCO3 आयन बनाता है और यह HCO3 आयन जो है वो अब आरबीसी के थ्रू बाहर निकल जाता है, आरबीसी से बाहर निकल जाता है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में जाके ये एक और कांड करता है कि वहाँ पे होता है सोडियम प्लस आयन, यानी कि सोडियम आयन, और सोडियम आयन के साथ मिलके NaSCO3 बनाता है और यह NaSCO3 ही 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहाँ पे भाई ऑक्सीजन तो रिलीज हुई नहीं, तो कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, जो HCO3 माइनस आयन बाहर आए तो आरबीसी के अंदर माइनस आयन की कमी हो गई, तो बवाल तो होगा ही। तो उसके लिए क्या होता है, क्लोरीन आयन को बाहर से बुलाया जाता है कि चलो तुम आ जाओ पूर्ति के लिए। फिर क्लोरीन आयन जो है प्लाज्मा में से आरबीसी में जाता है। इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्टिंग, और इसी को हैमबर्गर फिनोमिना भी कहते हैं, क्योंकि हैमबर्गर साहब आए थे और वो बताए थे कि ये जो क्लोराइड है वह प्लाज्मा से आरबीसी में जाएगा। और यह क्लोराइड आयन जाता क्यों है, फॉर मेंटेन चार्ज या पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इतनी कहानी हो गई। यहाँ पे एक चीज़ बचा था, जो हाइड्रोजन आयन बने थे उनका क्या होगा भाई। तो हाइड्रोजन आयन फिर जाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ढेर सारा कलह मचा देते हैं और फिर उनमें ब्रेकअप करा देते हैं। ब्रेकअप करा के HCl यानी कि हीमोग्लोबिन एसिड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होता है, और यह जो हीमोग्लोबिन है वह बफर की तरह काम करता है, एक्ट एज बफर। इतनी कहानी थी। अब यहाँ पे जो 23% कार्बन डाइऑक्साइड था वो तो सीधे ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ब्रेकअप करा दिया। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो वाटर यानी कि जल और कार्बोनिक एनहाइड्राइड के साथ मिलकर ब्रेकअप करा दिया। अब बचा रिमेनिंग 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधा प्लाज्मा में घुल के चला जाएगा। यहाँ पे यानी कि नियर टिश्यू में ये जो पूरा प्लाज्मा में जो भी हुआ लेन देन, उसमें CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो हाई रहता है और डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। और प्लाज्मा में अगर हम यहाँ पे नियर टिश्यू प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में क्या क्या बढ़ा और क्या क्या घटा। जो HCO3 आयन है यानी कि बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भाई प्लाज्मा में, क्योंकि आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में आ रहे हैं, मतलब उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। और प्लाज्मा में जो भी क्लोराइड आयन थे वो प्लाज्मा से आरबीसी में जा रहे हैं, मतलब प्लाज्मा को छोड़ रहे हैं, तो प्लाज्मा में क्लोराइड आयन की संख्या घटती जाएगी। यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की भी बात करना जरूरी है, क्योंकि ये भी गुस्सा हो जाएगा। इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पूरे लेन देन के फिनोमिना में। तो हम इसकी भी बात कर लेते हैं कि यह क्या है। तो CAN यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम जो है जेडन कंटेनिंग एंजाइम है, और यह मेनली दो जगहों पर पाया जाता है, पहला आरबीसी में और दूसरा प्लाज्मा में। आरबीसी में ज़्यादा पाया जाता है जबकि प्लाज्मा में बल्कि बिल्कुल छोटे से एकदम स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। यह हो गई लोडिंग ऑफ CO2। अब बात कर लेते हैं अनलोडिंग ऑफ CO2, क्योंकि गाड़ी में जो माल लोड हुआ है उसको उतारना भी तो पड़ेगा, और उतारने का काम भी वही करेगा जो उसको लोड किया है। भाई मजदूर लोड करते हैं तो मजदूरी उतारेंगे। यहाँ पे थी ऑक्सीजन की दुखद कहानी, अब शुरू होगी ऑक्सीजन की सुखद कहानी, और ये सारी सुखद कहानी होता है एल्वोलाई में। यहाँ पे क्या होता है कि लंग्स होता है, लंग्स में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो हाई होता है, और वहाँ पे आरबीसी जाता है। आरबीसी ले जाके अपने गाड़ी को लंग्स के पास खड़ा कर देता है, कहता है कि लो भाई हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ गए, अब तुमको जो करना है करो। तो फिर निकलता है ऑक्सीजन, कहता है कि भाई यही कार्बन डाइऑक्साइड था जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ मेरा ब्रेकअप करा दिया था, अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो ऑक्सीजन निकलता है, और जो क्या कहते हैं कि कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन बना था HbCO2 उसको तोड़वा देता है, और उसको तोड़वा के कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के बाहर फेंक देता है, और अपने खुद हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यहाँ पे कितने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला भाई, 23%। अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा बचा हुआ है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है, इसको भी ऑक्सीजन छोड़ेगा नहीं। फिर ऑक्सीजन वही काम करता है जो ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड किया था,
चाल चलेगा। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन चाल चलेगा। चाल कैसे चलता है भाई, एचएचबी से जाके कहता है कि भाई अब तुम हमारी मदद करो, तो वहाँ पे एचएचबी मदद करता है। सेम कंडीशन में वहाँ पे हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। फिर ये जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए यह बुलाते हैं बाइकार्बोनेट आयन को। तो बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा से फिर से आरबीसी में इंटर करता है और प्लाज्मा में से आरबीसी में इंटर करने के लिए तो अभी उस स्वतंत्र अवस्था में फ्री अवस्था में है नहीं, सोडियम आयन से पहले से ही बाइंड है सोडियम से। तो सबसे पहले सोडियम से ब्रेकअप करता है। सोडियम कहता है भाई अब हमको छोड़ो, अब हमको जाना है, मेरा बुलावा आ गया आरबीसी से और हमें जाना पड़ेगा। तो सोडियम कहता है कि ठीक है जाओ, हम तुमको रोकेंगे नहीं। तो फिर बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में से आरबीसी में आ जाता है और यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट आयन है वही बफर के जैसा काम करता है, बिहेव करता है। तो अब फिर वही ऊपर वाला फिनोमेना यहाँ पे आएगा कि जो बाइकार्बोनेट आयन है वो प्लाज्मा में से आरबीसी में इंटर किया, तो फिर से प्लाज्मा में चार्ज बिगड़ा। तो उस चार्ज को मेंटेन करने के लिए फिर क्लोराइड आयन आरबीसी में से भाग के प्लाज्मा में आएंगे। इसको कहेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, यानी कि रिवर्स क्लोराइड आयन शिफ्ट। लेकिन इसको हैमबर्गर फिनोमिना नहीं कहेंगे। तो अब कहानी फिर आगे बढ़ती है। बाइकार्बोनेट आयन आ गए और हाइड्रोजन आयन पहले से हैं, ये दोनों मिलकर फिर H2CO3 बनाएंगे। किसकी प्रेजेंट में, Ca की प्रेजेंट में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंट में। अब फिर यह H2CO3 उसी कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एंजाइम के प्रेजेंस में H2 और CO2 में टूट जाएंगे। H2 आरबीसी में ही रुक जाएगा और CO2 को आरबीसी से लात मार के बाहर कर दिया जाता है और वो CO2 लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर बाहर कर दिया जाता है बॉडी के। यह लगभग 70% होता है। तो लगभग हम कितना आरबीसी से हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल चुके, तो पहले 27% निकाल चुके थे और फिर 70% निकाल चुके, मतलब टोटल 93%। बाकी रिमेनिंग 70% तो प्लाज्मा में था, प्लाज्मा से सीधे लंग्स में जाएगा और लंग्स से बाहर निकाल दिया जाएगा। बस छोटा छोटा और पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि अब यहाँ पे जो प्लाज्मा है उसमें क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ का जो प्लाज्मा है उसमें HCO3 आयन डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि HCO3 आयन प्लाज्मा से आरबीसी में जा रहे हैं और क्लोराइड आयन इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि क्लोराइड आयन जो है आरबीसी से प्लाज्मा में आ रहे हैं। बस ये थी कहानी। अब फिर मिलेंगे हम अगले नोट्स में, जो कि मेरे ख्याल से लास्ट नोट्स होगा मनीष दुबे सर का।